अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी जानदार से मुतल्लिक कोई भी मसला पेश आए तो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट उस मसले को हल करने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं, कौन से उसूल पर अमल पैरा होते हैं। तो आज हम उन तरीकों को स्टडी करेंगे कि जिस तरीके पे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी मसले को, साइंस से रिलेटेड मसले को हल करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो निहायत ही इम्पोर्टेंट है और ये 9th क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी में ये टॉपिक मौजूद है और ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में इससे मुतल्लिक लाजमी क्वेश्चन आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी किसी भी जानदार से रिलेटेड कोई भी मसला आ जाए तो हम उस मसले को कैसे हल करते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज बायोलॉजिकल मेथड्स, स्टेप्स यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मसले को हल करने के लिए जो स्टेप्स हम लेते हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं मलेरिया बतौर एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू अ प्रॉब्लम। यानी सबसे पहला जो स्टेप है जो बायोलॉजिस्ट अपनाते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए वो है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि आप मसले की पहचान करें कि असल में मसला है क्या, मसले को सही तरीके से डिफाइन करें। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पर एक मरीज डॉक्टर के पास आता है और उसको गुर्दों का इंफेक्शन होता है और गुर्दों के इंफेक्शन के एक जो सिम्टम है वो ये भी है कि इसमें बुखार होता है और उल्टी आती है। अब डॉक्टर अगर उसको चेक करता है और बगैर किसी टेस्ट के फौरन उसको जो है पेन किलर्स दे देता है, ठीक है, तो और कुछ दिनों बाद उसका मसला बिगड़ जाता है, पेशाब में खून आना स्टार्ट हो जाता है, मसला जो है वो सीवियर बन जाता है। तो अब गलती इस बात की है कि डॉक्टर ने मसले की सही पहचान नहीं की, उसको सही तशखीस नहीं की। अगर वो सही तशखीस करता तो उसका इलाज सही करता और वो मरीज ठीक हो जाता। तो सबसे पहले कि हम मसले की सही डिफिनीशन करें, मसले को सही तरीके से पहचान लें कि मसला है क्या। तो उसके बारे में फॉर्मुलेशन ऑफ आर क्वेश्चन रिलेटिंग टू अ प्रॉब्लम, वो जो मसला है उसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो बनाएं। फॉर एग्जांपल व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर की क्या क्या वजूहत। अब ये क्वेश्चन है, जो लंग कैंसर है वो एक मसला है और उसके जो है हम कॉजेज जब के बारे में उसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को उर्दू में कहते हैं मुशाहिदा करना। मुशाहिदा जब हम करते हैं तो हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। वो जो मसला हमें दरपेश है जानदारों से मुतल्लिक, उसके बारे में या हम देखते हैं उस मसले को तो अपनी आंखों की हिस्स इस्तेमाल करते हैं, या किसी आवाज को सुनते हैं और कानों से उस चीज उस मसले का एहसास होता है। जिस तरह के हाला में साइंटिस्ट गए थे शुरू में तो उन्होंने अजीब व गरीब आवाजें सुनी थी, कानों की जो सेंस है यानी सुनने की जो हिस्स है वो इस्तेमाल की थी। तो फिर बाद में पता चला जब उसके एक्सपेरिमेंट्स में तो उनको पता चला कि असल में जो रेडिएशंस हैं ये उनकी आवाजें हैं। तो ये इससे ही मसला हल हो गया। तो वो मसला जो है वो कानों से सुना था। तो बहुत औक़ात मसले को हम देखते हैं, मसला हमारे सामने आता है या उसके बारे में सुनते हैं, टच करते हैं या टेस्ट करते हैं किसी मसले के बारे में कि कोई मसले मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हम मुशाहिदा करते हैं और मुशाहिदा उस मसले से मुतल्लिक हम मुशाहिदा करते हैं। यहाँ तक जो मलेरिया की मिसाल है, 2000 साल पहले जो ये मसला था तो इसमें 20 से लेकर 30 लाख लोग जो है वो हर साल दुनिया में मरते थे मलेरिया की वजह से। तो लोगों को मालूमात नहीं थी कि ये मलेरिया जो बीमारी है, बुखार है, ये किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है। तो ये ऑब्जर्वेशन में हम ऑब्जर्विंग ऑफ प्रॉब्लम टू फाइंड अ सॉल्यूशन, यानी किसी मसले को हल करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन में हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल में लाते हैं। फिर इसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टू डेवलप अ पॉसिबल आंसर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि मुशाहिदे की बुनियाद पर हम जो है एक स्टेटमेंट बनाएं तो मसले का मुमकिना हल हो सकता है या उस सवाल का जो है मुमकिना जवाब हो सकता है। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमें पता चलेगा कि आया जो हम हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो दुरुस्त था या गलत। तो यहाँ पर जो मलेरिया है वो मैं वो एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2000 साल पहले लोगों को मालूमात नहीं थी कि व्हाट आर द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या। उनके बारे में लोगों की मुशाहिदात ये थी कि उन लोगों को मलेरिया की बीमारी ज्यादा होती है जो गंदे नाले के करीब रहते हैं, जो आबादी गंदे नालों के करीब रहती है उनमें ये मलेरिया की बीमारी ज्यादा होती है।
تو پھر اس کے بعد جو ہے کچھ بایولوجسٹ نے جب اس پہ کام شروع کیا تو کچھ والنٹیئرز نے اپنے آپ کو جو ہے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کو جو ہے وہ گندا پانی پلایا بھی گیا. تو اس سے اس کو جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا کچھ دنوں تک تو اس میں اس کو ملیریا کی بیماری نہیں. ہو سکتا ہے دوسری بیماریاں پیٹ خراب ہو یا دوسری بیماریاں ہوئی ہو, لیکن ملیریا کی جو بیماری ہے ان کو نہیں ہوئی. تو پھر یہ جو ہے یہ جو ہائپوتھیسس تھا مفروض تھا یہ ریجیکٹ کیا گیا کہ گندے پانی سے جو ہے وہ ملیریا کی بیماری ہوتی ہے. اب جو ہے ہمارے پاس ایک مسئلہ تھا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ملیریا کا جو ہے وہ سبب کیا ہے, ملیریا کس وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا تھا پہلے, کیونکہ جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا جو ہے ایک بیماری ہوتی کس سے ہے تو اس کا علاج دریافت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنا ضروری تھا. تو جب میں اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر لوں گا کہ کس طرح سائنٹسٹ نے اس مسئلے کو حل کیا, یعنی وٹ آر دا کازز آف ملیریا, ملیریا کی وجہ کیا ہے. تو پھر اس کے بارے میں جو ہمارے پاس اسٹیپ میں جو آبزرویشن تھی کازز آف ملیریا کے بارے میں آبزرویشن تھی وہ یہ تھی. تو ان کو سخت سردی لگتی ہے اور ان کا جو بدن ہے وہ سردی سے کانپتا ہے اور وجود میں درد ہوتا ہے اور سخت سردی لگتی ہے. ایک یہ ہے. دوسری اس میں یہ ہے آبزرویشن یہ تھی اس کے بارے میں کہ جو لوگ گندے نالوں کے قریب جو آبادی ہے جو ان کے قریب رہتے تھے تو ان میں ملیریا کی بیماری زیادہ تھی بنسبت ان لوگوں کے گرد جو تھے وہ نالیوں کے ساتھ نہیں تھے یا دور تھے, تو ان میں یہ بیماری بہت کم تھی. لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ چونکہ یہ گندے پانی نالیوں کے نزدیک آبادی میں ملیریا کی بیماری زیادہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان میں جو نالے ہیں ان سے گندا ایک گیس جو ہے وہ خارج ہو اور وہ ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور جو ہوا میں جو سانس لیتا ہے تو اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے. اس لیے جو ہے اس کا نام, اس بیماری کا نام بھی ملیریا رکھا گیا. مالا مینز بیڈ, ایریا مینز ایئر, یعنی گندی ہوا کے ذریعے. لیکن اس کو بھی بعد میں ریجیکٹ کیا گیا. لیکن 1878 میں ایک فرینچ ڈاکٹر کا جس کا نام تھا لیورن, اس نے 1878 میں اس کے پاس مریض آئے ملیریا کے جس میں ملیریا کی علامات تھی, بخار تھا, سخت سردی لگتی تھی. تو ان کے خون کو جب مائکروسکوپ سے چیک کیا گیا تو ان میں چھوٹے چھوٹے جاندار پائے گئے اور جو صحت مند کو چیک کیا گیا تو ان میں وہ جاندار موجود نہیں تھے. اور ان چھوٹے چھوٹے جانداروں کو جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے مائکروسکوپ سے وہ نظر آتا تھا, تو ان کو بعد میں پلازموڈیم کا نام دیا گیا. پھر اس کے بعد اس آبزرویشن کے بعد ہم جو ہے ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا, کہ پلازموڈیم جو ہے یہ ملیریا کی جو وجہ ہے وہ پلازموڈیم کا جراثیم ہے جو خون میں ہوتا ہے. اب یہ ہائپوتھیسس ہے لیکن ہم یہ کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ بات غلط بھی ثابت ہو جائے. تو ہائپوتھیسس اس کو کہتے ہیں کہ ٹو ڈیولپ ا پاسبل آنسر بیسڈ آن آبزرویشن, کہ آپ مشاہدے کی بنیاد پر جو ہے آپ ایک بات کریں لیکن وہ بات جو ہے وہ پاسبل آنسر تو ہے, ممکنہ جواب تو ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تجربہ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر یہ غلط ہوگا تو پھر ہم دوسرا ہائپوتھیسس بنائیں گے جب تک ہمیں اس مسئلے کا حل نہیں ملتا یا اس کا جواب نہیں ملتا. تو ہائپوتھیسس ہم نے بنایا کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. اب ڈیڈکشن بناتے ہیں. ڈیڈکشن کا مطلب ہوتا ہے لاجیکل کانسیکوینسز آف ہائپوتھیسس, یعنی آپ جو ہائپوتھیسس ہے جو مفروضہ ہے اس سے آپ ایک ایسی بات نکالیں کہ ہم اس بات کو پھر آگے اس پر ایکسپیریمنٹ کر سکیں. ہائپوتھیسس جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس سے ہم ایک ایسی بات نکالیں کہ ہم اس بات کو آگے جو ہے اس پہ تجربہ کر سکیں, ہم اس کو ڈیڈکشن کہتے ہیں. اب ہم نے اس میں ڈیڈکشن یہ بنایا کہ if plasmodium is the cause of malaria then all malaria patients should have plasmodium in their blood, کہ اگر ملیریا کی جو بیماری ہے اس کی وجہ یہی پلازموڈیم کے جراثیم ہیں تو پھر ہمارے پاس جتنے بھی ملیریا کے جو پیشنٹس ہیں مریض ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان ساروں کے خون میں وہ پلازموڈیم کے جراثیم موجود ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے ابھی اس سے ڈیڈکشن بنایا. نیکسٹ اسٹیپ ہے ڈیڈکشن کے بعد ایکسپیریمنٹ. اب ہم اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے. پھر بایولوجسٹ نے کیا کیا کہ 200 آدمیوں کو لیا, 100 جو تھے وہ ملیریا کے مریض لیے اور 100 جو تھے وہ صحت مند آدمی لیے. ملیریا کے مریض وہ تھے کہ جن میں ملیریا کی علامات موجود تھی, اس کو سخت بخار تھا, اس کو جسم کانپتا تھا, اور صحت مند وہ تھے کہ جس میں یہ علامات نہیں تھی, بالکل صحیح تھے. تو 100 ملیریا کے مریضوں کو چیک کیا گیا, مائکروسکوپ سے اس کا خون چیک کیا گیا, تو سارے 100 کے 100 مریضوں میں وہ پلازموڈیم کا جراثیم پایا گیا. صحت مند مریض جو تھے ان کے خون کو چیک کیا گیا مائکروسکوپ سے, تو پتہ چلا کہ ان میں کوئی بھی پلازموڈیم کا جراثیم نہیں ہے. تو اس تجربے کے بعد یہ ہائپوتھیسس ہمارے پاس درست ہوا کہ جو ہمارے پاس جو ملیریا کی جو وجہ ہے وہ پلازموڈیم ہے. لہٰذا یہ ہم پہلا جو ہمارے پاس جو کاز آف ملیریا جو ایک مسئلہ تھا, تو لہٰذا اس سے یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ جو مسئلہ حل ہو گیا تو ہم نے اس میں ساری اسٹیپس استعمال کیا, تب یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب ہمیں تو معلوم ہو گیا کہ ملیریا کی جو وجہ ہے وہ پلازموڈیم کا جراثیم ہے, پتہ چل گیا, کنفرم ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہاؤ پلازموڈیم ٹرانسمٹ انٹو دا بلڈ, کہ یہ جو پلازموڈیم کا جراثیم ہے اگر یہ خون میں
मलेरिया के मरीजों के खून में मौजूद है, तो ये कैसे उसके खून में पहुंचा? आया उन्होंने कोई ऐसी खुराक करी कि जिसमें प्लाज्मोडियम का जरासीम था, वो खून के अंदर चला गया, या हवा के जरिए से अंदर चला गया, नाक के जरिए से अंदर चला गया, या पानी में ये मौजूद होता है और उसके जरिए से चला जाता है। तो अब इसको चेक करना जरूरी था कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये खून में कैसे दाखिल होता है। तो ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को हल करना जरूरी था। तो इसका जवाब देने के लिए दोबारा जो है यही स्टेप्स अपनाए गए। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि वो लोग जो कमरों के अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया की जो शरह है वो इंतहाई कम है बनिस्बत उन लोगों के जो घरों से बाहर सहन में सोते हैं। जो सहन में सोते हैं उनमें मलेरिया की बीमारी ज्यादा थी, जो कमरों के अंदर सोते हैं दरवाजा बंद करके उनमें मलेरिया की जो बीमारी थी वो कम थी। क्योंकि डॉक्टर का इनके पास मरीज आते थे तो उनसे इंटरव्यू करते थे तो उनको ये पता। दूसरी उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो ये थी कि जिन घरों में आग लगती है, आग से खाना पकाते हैं और धुआं उसमें होता है, तो उन घरों में जो है वो मलेरिया की बीमारी बहुत ज्यादा कम थी या ना होने के बराबर। तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग कि जो कमरों में या बाहर सोते हैं लेकिन वो मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं जो मच्छरों को भगाने के लिए मारने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो जो इस्तेमाल करते हैं उनमें मलेरिया नहीं था, उनमें मलेरिया की जो शरह थी वो बहुत ज्यादा कम या ना होने के बराबर। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थे और ये तीनों ऑब्जर्वेशन अगर आप सोचे तो ये मच्छर की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि कुल्ली फिजा में मच्छर ज्यादा होते हैं, कमरे के अंदर मच्छर कम होते हैं। जो जिन घरों में स्मोक इन धुआं ज्यादा होता है तो मच्छर धुएं से भागते हैं, और जो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करते हैं मच्छरों से भागते, लिहाजा उनमें बीमारी कम है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि हो सकता है कि इसकी वजह जो है वो मच्छर है। फिर इसके बाद ए किंग ने हाइपोथेसिस इसके बारे में बनाया। ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उसने फिर हाइपोथेसिस ये बनाया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मच्छर ये मलेरिया को मुंतकिल करते हैं खून के अंदर। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम को खून के अंदर मुंतकिल करते हैं। अब ये पॉसिबल आंसर होता, लेकिन हो सकता है ये गलत भी हो सकता था, सही भी हो सकता था। अब इसको एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले एक डिडक्शन बनाना था, यानी इससे एक ऐसी बात निकालनी थी कि जिसको हम आगे चेक कर सकें। तो डिडक्शन ये बनाया गया कि इफ मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इन ब्लड, then mosquitoes bodies should have plasmodium inside their bodies। अगर मच्छर प्लाज्मोडियम खून के अंदर मुंतकिल करता है तो फिर मच्छर के अंदर ये जरासीम मौजूद होना चाहिए। रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश डॉक्टर था और 1880 में उसने इस हाइपोथेसिस पे एक तजर्बा किया। उसने मलेरिया से मुतासरा कबूतर लिए, वो कबूतर लिए कि जिनमें मलेरिया मौजूद था, फिर उस पर मच्छर छोड़े। जब मच्छर उस पर छोड़े, मच्छरों ने उन कबूतरों को काटा, फिर उनमें से कुछ मच्छरों को उसने मारा। मारने के बाद उनको पता चला कि उसके जो मच्छर के स्टमक यानी मैदे के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम का जरासीम मौजूद था। और जो मच्छर उसने छोड़े तो उसके जो सलाइवा था मुंह के अंदर, तो उसको ये पता चला कि उसके मैदे में वो प्लाज्मोडियम जो था वो उसके मुंह के अंदर आ जाता है, और जब ये उसको काटता है तो हो सकता है इस वजह से ये प्लाज्मोडियम फैलता हो। फिर कुछ मच्छर तो उसने मारे और उसके अंदर पता चला कि प्लाज्मोडियम मौजूद था, और कुछ जो छोड़े जिन्होंने कबूतर मलेरिया से मुतासर कबूतर काटे थे, तो उसने सेहतमंद कबूतरों पे वो मच्छर छोड़े। सेहतमंद कबूतरों को जब उस मच्छरों ने काटा और कुछ दिनों बाद जब उसको चेक किया गया, उसके ब्लड को चेक किया गया, तो वही सेहतमंद कबूतरों में वही प्लाज्मोडियम पाए गए, और उनमें भी वही अलामात जाहिर होना शुरू हुई जो सेहतमंद कबूतरों में। तो उसने ये नतीजा निकाला कि जब मच्छर इंसान या दूसरे जानदार को काटते हैं तो प्लाज्मोडियम जो है ये अपने जिस्म से उनके खून में मुंतकिल कर देता है। तो प्लाज्मोडियम जो खून में मुंतकिल होता है वो मच्छर की वजह से होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमें हाइपोथेसिस का पता चलता है। तो इसी तरह दूसरा मसला भी हल हो गया कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट इनटू द ब्लड, कि ब्लड में कैसे अंदर मुंतकिल होता है। तो फिर एक्सपेरिमेंट सब कुछ करने के स्टेप्स इस्तेमाल करने के बाद ये पता चला कि ये मच्छर की वजह से होता है। तो इस तरह दूसरा मसला भी हल हुआ। और फिर इसके बाद है कंक्लूजन, यानी डेटा कलेक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यानी तजर्बा करने के बाद आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में मसला जब हल हो जाता है तो हम इसको रिसर्च पेपर के जरिए से शाया करते हैं, इसके बारे में बुक में शाया करते हैं, न्यूज़पेपर्स में शाया करते हैं और मालूमात लोगों तक पहुंचाते हैं, और फिर लोग आगे मजीद इस पर जो है इससे फायदा उठाते हैं और इसको इस्तेमाल में। और फिर इसके बाद 1820 में एक बायोलॉजिस्ट ने सिनकोना दरख्त से जो है क्विनीन को अलग करके उसका इलाज दरियाफ्त किया,
جس سے اس کا مسئلے کا حل نکلا اور اس کا علاج بھی دریافت ہوا۔ تو آج جو ہے یہ مسئلہ پہلے 2000 سال پہلے مسئلہ تھا، لیکن آج کل یہ مسئلہ نہیں رہا۔ تو یہ سارے سٹیپس تھے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے بایولوجسٹ کو، تو وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیسے جو ہے وہ ان میتھڈز کو استعمال کر کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔